वियर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीएस एलियट का एक बहुत ही फेमस ऐसे जिसका टाइटल है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये ऐसे 1919 में लिखा गया और पहली बार ये टीएस एलियट की एक कलेक्शन में अपीयर हुआ जिसका नाम है द सेक्रेड वुड एसेज ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म। शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट। टीएस एलियट अपने इस ऐसे में हैमलेट को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है। टीएस एलियट इस प्ले को भी क्रिटिसाइज करते हैं और इनसे पहले जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने हैमलेट की तारीफ की, जिन्होंने हैमलेट को बहुत अच्छा प्ले कहा, टीएस एलियट उन क्रिटिक्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। एलियट ने दो क्रिटिक्स को मेंशन किया, गॉथे और कॉलरिज। इन दोनों ने हैमलेट की तारीफ की, लेकिन टीएस एलियट कहते हैं कि गॉथे और कॉलरिज दोनों ने हैमलेट के करैक्टर पर फोकस किया है। उन्होंने पूरे प्ले पर फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ करैक्टर को देखा है और बाकी प्ले को इग्नोर कर दिया है। लेकिन एलियट कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ हैमलेट के करैक्टर को एनालाइज नहीं करना, बल्कि हमने पूरे प्ले पर फोकस करना है, हमने पूरे प्ले को देखना है। एलियट कहते हैं कि जो गॉथे है उसने हैमलेट को अपने करैक्टर वर्थर की तरह ट्रीट किया है। गॉथे का एक वर्क है द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर। इसमें एक करैक्टर होता है वर्थर। ये बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है और इसे बहुत स्ट्रगल्स फेस करना पड़ती हैं। तो गॉथे ने हैमलेट को भी वर्थर की तरह ट्रीट किया है। गॉथे हैमलेट के सिर्फ इमोशंस पर फोकस करता है, वो शेक्सपियर की एक्चुअल क्रिएशन देख ही नहीं पाया। इसी तरह कॉलरिज ने हैमलेट को बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी की तरह बना दिया। कॉलरिज हैमलेट को बिल्कुल अपनी तरह देखता है कि हैमलेट जैसे उसका ही एक वेरिएंट है। इस तरह एलियट कहते हैं कि ये दोनों सिर्फ हैमलेट के करैक्टर पर फोकस करते हैं, ये दोनों देख ही नहीं पाए कि शेक्सपियर क्या कन्वे करना चाह रहा था, शेक्सपियर की क्या इंटेंशंस थी। एलियट कहता है कि जो क्रिटिसिज्म कॉलरिज और गॉथे ने प्रोड्यूस किया है वो मोस्ट मिसलीडिंग काइंड पॉसिबल है। एक्चुअली एलियट ने ये ऐसे लिखने से पहले दो बुक्स पढ़ी थी, दोनों हैमलेट के बारे में थी। एक थी एल्मर एडगर स्टॉल की जो एक अमेरिकन स्कॉलर थे, और दूसरी थी जेएम रॉबर्टसन की जो एक इंग्लिश स्कॉलर थे। एलियट इन दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि इन्होंने सिर्फ हैमलेट के करैक्टर पर फोकस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हैमलेट की पर्सनैलिटी को एग्जामिन नहीं किया, बल्कि इन्होंने पूरे प्ले को देखा है, इन्होंने पूरे प्ले पर फोकस किया है। और एलियट कहते हैं कि यही राइट अप्रोच है, यानी ये सही तरीका है। एलियट कहते हैं कि ये प्ले एक आर्टिस्टिक फेलियर है, ये सही ड्रामा नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर अपने इमोशंस और आइडियाज़ को सक्सेसफुली नहीं लिख पाए। ऐसे लगता है कि जब शेक्सपियर ये प्ले लिख रहे थे तो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थीं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल थीं। एलियट कहते हैं कि ये एक सिंपल रिवेंज स्टोरी है जिसमें हैमलेट अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है। लेकिन शेक्सपियर ने हैमलेट का करैक्टर इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है कि वो कोई एक्शन ही नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है। उसे बहुत बार मौका मिलता है और वो अपने बाप के कत्ल का बदला ले सकता था, लेकिन वो बार बार डिले करता है, कोई एक्शन नहीं ले पाता। एलियट कहता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शेक्सपियर ने थॉमस किड की ही स्टोरी को दोबारा से लिख दिया है, उसे ही रीराइट कर दिया है। थॉमस किड का एक वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये भी एक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन इसमें बाप अपने बेटे के कत्ल का बदला लेता है और हैमलेट में बेटा अपने बाप के कत्ल का बदला लेता है। थॉमस किड का जो वर्क है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवेंज स्टोरी है, यानी उसमें सीधा साधा बदला ले लिया जाता है। लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा नहीं किया। शेक्सपियर ने अपने करैक्टर हैमलेट को इमोशनल और सेंसिटिव बना दिया। हैमलेट के अंदर कई तरह के इमोशंस हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, जैसा कि सैडनेस, एंगर, हेजिटेशन,
लेकिन प्ले की इवेंट्स या प्ले इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि हैमलेट ऐसा क्यों फील करता था। इस तरह हैमलेट के इमोशंस और स्टोरी के दरमियान एक गैप पैदा होता है, जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना इफेक्टिव नहीं है और इसीलिए टीएस एलियट ने इसे आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। फिर टीएस एलियट एक टर्म यूज करता है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का मतलब है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन या कोई इवेंट जो एक स्पेसिफिक इमोशन को इवोक करे। यानी इसका मतलब है कि ऑडियंस को डायरेक्टली इमोशंस ना बताए जाएं, बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों या ऐसा इवेंट हो जो नेचुरली एक इमोशन इवोक करे। मिसाल के तौर पर अगर राइटर कहता है द कैरेक्टर इज सैड, तो इससे ऑडियंस के अंदर कोई स्पेसिफिक इमोशन इवोक नहीं होगा। राइटर को चाहिए कि वो ऐसी डिस्क्रिप्शन दे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि ऑडियंस के अंदर इमोशंस इवोक हों। यानी राइटर एक रेनी डे डिस्क्राइब कर सकता है, एक एम्प्टी हाउस एक्सप्लेन कर सकता है या कुछ ओल्ड लेटर्स के बारे में बता सकता है। तो इन सारी चीज़ों से ऑडियंस भी सैड फील करना शुरू कर देगी और ऑडियंस को पता चल जाएगा कि कैरेक्टर सैड है। इस तरह राइटर ने डायरेक्टली नहीं बताया, बल्कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की, ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाए जिससे ऑडियंस को सैड फील होता है। टीएस एलियट कहता है कि हैमलेट के अंदर एक अच्छा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है। हैमलेट के अंदर कंफ्यूजन होती है, एंगर होता है, सैडनेस के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप होते हैं और प्ले की इवेंट्स या सिचुएशंस इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती कि हैमलेट ऐसा क्यों फील करता है। इस तरह हैमलेट के इमोशंस और ऑडियंस के दरमियान एक गैप पैदा होता है, इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाता। फिर टीएस एलियट शेक्सपियर के एक और प्ले की बात करते हैं जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ में अच्छा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है। इसमें लेडी मैकबेथ गिल्ट फील करती है, उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, तो उसके ये इमोशंस साफ साफ उसकी सिचुएशंस में नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर वो रात को सोते सोते चलना शुरू कर देती है, उसके हाथों पे खून लगा होता है, वो उस खून को बहुत धोने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ नहीं होता, वो ब्लड उसके हाथों पे बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन और ऐसे इवेंट से ऑडियंस के अंदर नेचुरली इमोशंस इवोक होते हैं और कैरेक्टर और ऑडियंस के दरमियान कनेक्शन बनता है। ये था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव और यहीं पे टीएस एलियट का ये ऐसे ख़त्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।